विषय है आज का स्थानीय स्वशासन। आजादी से पहले की यदि हम बात करें तो भारतीयों को दो तरह से आजाद होना था। पहली आजादी हमें मिलनी थी अंग्रेजों से और दूसरी आजादी हमें मिलनी थी समाज के अंतर्गत जो आर्थिक और सामाजिक विषमता थी, उससे भी हमें आजादी चाहिए थी। और जब हम आजाद होते हैं 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947, तो उस समय हमें अंग्रेजों से आजादी प्राप्त हो जाती है, लेकिन समाज के अंतर्गत जो आर्थिक और सामाजिक विषमता थी, वो अभी भी बनी हुई थी। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरी बात ये कि जब हम आज़ाद हुए, तो आज़ाद भारत में हमारे पास में इतने संसाधन नहीं थे कि भारतीयों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध करा सके, इतने हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, या हम कह सकते हैं संविधान सभा के अंतर्गत जो लोग बैठे थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि हम हमारे पास में जितने रिसोर्सेज है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और शुरुआत में हम अभी राजनीतिक अधिकार उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए हमने मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में शामिल किया गया और मौलिक अधिकारों के माध्यम से हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए। लेकिन प्रॉब्लम थी और जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी आर्थिक और सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त हो सके। तो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कुछ और हमारे संविधान में ऐड कर दिया जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और उसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़े हुए विषयों को हमने शामिल कर लिया और ये कहा गया कि ये कंपल्सरी नहीं है, हमारे पास में अभी रिसोर्सेज नहीं है इसलिए हम इनको अवेलेबल नहीं करा सकते। लेकिन जैसे-जैसे हमारे पास में रिसोर्सेज आएँगे, वैसे-वैसे हम नीति निर्देशक तत्वों को संविधान या हम कह सकते हैं मूल अधिकारों में हम शामिल कर लेंगे जो कि कंपल्सरी हो जाएगा सबको उपलब्ध होना। ओके, तो ऐसी बात उस समय संविधान सभा में की गई। ऐसे में एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40 और आर्टिकल नंबर 40 जो कि जुड़ा हुआ है ग्राम सभा से ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार से विकास हम कर सकते हैं, इसको आपको समझना है तो ये सब बातें आर्टिकल नंबर 40 में लिखी गई है, जहाँ पर ग्राम सभा के निर्माण की बात की गई है। लेकिन हमारे सामने एक समस्याएँ कई सारी समस्याएँ उस समय थी आज़ादी के समय, तो हमने इसको एक बार एक साइड में कर दिया कि इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा जो फ़ोकस है मेन फ़ोकस राजनीतिक अधिकारों पर होना चाहिए और समाज की जो बेसिक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे 1950 के आते-आते हमने कुछ प्रयास करना शुरू किया। ग्रामीण स्तर पर हमने काम करना शुरू किया, गाँव के विकास के लिए हमने काम करना शुरू किया, लोगों को रोज़गार देना शुरू किया और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हमने ग्रामीण स्तर से शुरू किया। ऐसे में इन सब के लिए हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 के अंतर्गत और प्लानिंग कमीशन को ये काम दिया गया कि आप देश के विकास के लिए प्लान बनाइए, ओके। बेहतरीन आप प्लान बनाइए, उसको काम दिया गया। और इसी क्रम में प्लानिंग कमीशन के द्वारा कुछ कार्यक्रम लाए गए भारत के अंतर्गत और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उस समय था, वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाए गए यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1952 के आसपास ओके 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाए गए यानी समुदाय के विकास के लिए यहाँ पर कुछ कार्यक्रम यहाँ पर लाया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। साथ में ही एक कार्यक्रम और लाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो ये 2 प्लानिंग भारत सरकार के द्वारा लाया गया। पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ओके, 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। लेकिन ये दोनों कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, वो उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे थे। ओके, जिस स्तर पर इनको काम करना था, इस प्लानिंग को हमने लाया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हम लाए, राष्ट्रीय विस्तार जो सेवा है, इस प्रकार के कार्यक्रम हम लेके आए, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो रहे थे, असफल हो रहे थे। ऐसे में प्लानिंग कमीशन सोचता है कि ये सक्सेस क्यों नहीं हो रहे, इनको ऐसे कौन-सी कमियाँ हैं, जिसको हमें दूर करना चाहिए। तो ऐसे में एक विद्वान थे उसमें भारत के जिनका नाम है बलवंत राय मेहता। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, सबसे पहले एक समिति बनाई गई 1957 के अंतर्गत और इस कमेटी को ये काम दिया गया कि ये जो
कार्यक्रम हमने बनाए हैं, ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे? इसको एक बार आप फिर से रिव्यू कीजिए, इसमें कौन-कौन सी गलतियाँ हैं और इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं? कैसे गाँव तक विकास के जो कार्यक्रम हैं, उनको हम लागू कर सकते हैं? तो ऐसे में बलवंत राय मेहता कुछ समय के बाद में अपनी रिपोर्ट देते हैं, बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट देते हैं। ओके, बलवंत राय मेहता अपनी रिपोर्ट दे देते हैं यहाँ पर 1957 के अंतर्गत ही, और फिर ये रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट के अंतर्गत कई सारी सिफारिश देते हैं और इनके द्वारा कहा गया कि यदि यदि आपको वास्तव में विकास करना है, ग्रामीण स्तर तक आपको विकास करना है, तो आपको क्या करना है? आपको करना होगा पंचायती राज की स्थापना। तो यहीं से पंचायती राज की स्थापना मानी जाती है 1957 के अंतर्गत भारत में, और इन सबको सबसे पहली बार बताया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसलिए हम पंचायती राज का जो फादर है, वो कहते हैं बलवंत राय मेहता को। ओके, बलवंत राय मेहता पंचायती राज से जुड़े हुए प्रमुख संस्थापक इनको माना जाता है, क्योंकि इनके इनके प्रयासों से ही या इनकी सिफारिश से ही सबसे पहले भारत में इस प्रकार का एक सिस्टम भारत में नया लॉन्च किया गया था। इनकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट क्या-क्या था ये हमें समझना होगा कि इनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। यदि क्वेश्चन ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट वाले 4 स्टेटमेंट, तो 4 इनके स्टेटमेंट आएँगे और आपको पूछा जाएगा कि कौन-सा बलवंत राय मेहता समिति से जुड़ा हुआ नहीं है, या बलवंत राय मेहता समिति ने कौन-सा सुझाव नहीं दिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला इसमें इन्होंने कहा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति होनी चाहिए। 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात इनके द्वारा की गई। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। तो 3 स्तर की इन्होंने बात किया। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, इस प्रकार की बात यहाँ पर बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई। दूसरा, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। वर्तमान का जो सिस्टम है लगभग आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से सिफारिश की गई यहाँ पर बलवंत राय मेहता के द्वारा। इसके अलावा इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन आप बना रहे हो, ग्राम स्तर पर बना रहे हो, मध्यवर्ती स्तर पर बना रहे हो, और जो जिला स्तर पर आप जो इंस्टीट्यूशन बना रहे हो, उनको आपको पावर देना होगा। या हम कह सकते हैं वास्तव में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ पर की गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यहाँ पर बात बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी लोकतंत्र का प्रसार होना चाहिए, इसको फैला दीजिए लोकतंत्र को गांव तक, गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, इसको फैला दीजिए लोकतंत्र को। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 के अंतर्गत स्वीकार किया गया। यानी प्लानिंग कमीशन के जो भी रिपोर्ट होती है, जो भी सिफारिशें होती है, उन सबको राष्ट्रीय विकास परिषद ही स्वीकार करता है। इसको फिर कभी देख लेंगे। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया गया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। इस प्रकार का एक सिस्टम होना चाहिए, जो 3 स्तर है, इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। गांव स्तर पर कुछ पावर होनी चाहिए, और उससे ऊपर जो लेवल है मध्यवर्ती स्तर, यहाँ पर भी कुछ पावर होना चाहिए, और जिला स्तर। तो ऐसा ही सिस्टम पूरे भारत में होना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया। सभी राज्यों को ये छूट दे दी गई, जैसा आप चाहिए वैसा कीजिए, लेकिन जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है, मोटा-मोटा स्ट्रक्चर यहाँ पर बता दिया गया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, और उसी को अपनाया जाता है। कई सारे स्टेट के द्वारा अपनाया जाता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं था। सभी स्टेट्स के लिए ये कंपल्सरी नहीं था कि वो करें ही। ओके, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से ही इस समिति की सिफारिश को सबसे पहले माना जाता है, और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां
पंचायती राज की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत। ओके, राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1958 में लागू किया, यानी यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान और कुछ समय बाद में आंध्रा ने भी इस समिति की सिफारिशों को लागू कर लिया, या पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनको अपने अपने राज्य के अंतर्गत स्थापित कर लिया। तो ये हो गया बलवंतराय समिति। इसमें आपको ध्यान में रखना है प्रमुख संस्थापक है इनके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात पहली बार की गई। ओके, पंचायती राज के संस्थापक इनको कहा जाता है, इन्हीं की सिफारिश को लागू किया गया। और जो सिफारिश कौन कौन सी सिफारिश है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे हम। दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति। कुछ समितियां हमें पढ़नी होगी क्योंकि इनका भी एक विकास हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ है। एक दिन में पंचायती राज संस्थाएं नहीं बनी है, जैसा आपको वर्तमान में जो इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर बनने में काफी समय लगा है। और जिस प्रकार से वर्तमान में इनके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वैसी पावर शुरुआत में नहीं थी। ओके, इसको हम देखेंगे 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहां पर उनको संवैधानिक अधिकार दिए गए। लेकिन पहले चलते हैं अशोक मेहता समिति की तरफ। आपातकाल समाप्त हो चुका है 1977 के अंतर्गत, फिर चुनाव होते हैं, जनता सरकार यहाँ पर की सरकार बन जाती है और फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके द्वारा कई सारे काम किए गए। और उन्हीं में से एक काम था अशोक मेहता समिति का गठन। और इस अशोक मेहता समिति को कहा गया कि पंचायती राज ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसमें कमियां बताइए। ओके, इसमें कौन कौन सी कमियां है इस पर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 के अंतर्गत। और फिर उन्होंने साल भर बाद में ही अपना रिपोर्ट दे दिया, अगस्त 1978 के अंतर्गत अपना रिपोर्ट दे दिया। और उन्होंने कहा कि आपको प्रयास करना होगा, पंचायती राज के अंतर्गत जो सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर से इसमें आपको ठीक से इस सिस्टम को, इस स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना होगा और अपनी एक नई स्ट्रक्चर देते हैं। और वो कहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। पहले 3 स्तर थे और अब क्या होगा, 2 ही स्तर हो जाएंगे। एक स्तर इन्होंने कम कर दिया, तो 2 स्तर की बात इन्होंने किया। जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 स्तर की बात किया गया है। और जो बलवंतराय मेहता समिति है वहां पर 3 स्तर की बात की गई थी। तो ये सिफारिश आपको पता होना चाहिए। पहला, द्विस्तरीय पद्धति का संबंध किससे है, अशोक मेहता समिति। और इसको बनाया क्यों गया, इसको बनाया गया था, आप देखिए कि पंचायती राज जो संस्थाएं बनाई गई थी वो ठीक से काम क्यों नहीं कर रही है, इसलिए इसको बनाया गया एक रिव्यू करने के लिए। और फिर ये अपनी सिफारिश देते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें, समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बड़ा लेवल पर इतना काम इस समिति की सिफारिश को नहीं माना गया, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के रूप में इसको गठन किया गया था, क्योंकि उनके पास में इतना इनके पास में उतना टाइम ही नहीं था। वो तो दूसरे ही मामलों में उलझी हुई थी जनता सरकार उस समय। ओके, सरकारें चेंज हो रही थी लगातार और सरकारें गिर भी रही थी। तो ऐसे में जनता सरकार तो चली जाती है, लेकिन 2-3 स्टेट है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला कर्नाटक, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा आंध्रा। तो यहाँ पर इन 3 स्टेट में अशोक मेहता समिति की सिफारिश को मान लिया जाता है और इसी आधार पर एक नए तरीके से अब पंचायती राज संस्था का गठन किया गया। 3 स्टेट आपको पता होना चाहिए, पहला कर्नाटक, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तीनों स्टेट आपको पता होना चाहिए। अगली समिति है GV के राव समिति। इसका विषय क्या, आपको सब्जेक्ट ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट को लेके हुई। बलवंतराय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा के लिए उसको गठन किया गया था। और तीसरा यहाँ पर है GV के राव समिति। तो इस कमेटी को क्यों बनाया गया, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था GV के राव समिति को।
ओके। और इसको कब बनाया गया था? 1985। डेट आपको पता होना चाहिए, 1985। विषय आपको पता होना चाहिए और ये समिति कौन सी है। 3 पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट है, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। आगे कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। एक बार फिर से उन्होंने जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इनके द्वारा कहा गया कि जो जिला परिषद है उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना, उनको आपको ज्यादा पावर देनी है। जिला परिषद की बात यहाँ पर की गई थी, ना कि ग्राम स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर नहीं, केवल जिला परिषद पर इनका मेन फोकस था। ये एक अलग पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का विकास कार्यों के लिए नियोजन, उसका क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए, ऐसी बात उनको कही गई। ओके। तीसरा है यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन होना चाहिए, नियमित निर्वाचन की यहाँ पर बात की गई, टाइम टू टाइम यहाँ पर निर्वाचन भी होना चाहिए। तो तीनों सिफारिश है, तीनों ही आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, अगली समिति है 1986 के अंतर्गत बनती है, एक विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, एल एम सिंघवी समिति बनती है इनकी अध्यक्षता में। ओके। 1986 का टाइम था, सरकार थी राजीव गांधी की सरकार, और उन्होंने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, ओके, ये इसका हेडिंग है। यानी इस टॉपिक के ऊपर इस समिति का गठन किया गया। किस टॉपिक? लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। ओके, ये विषय है। इस विषय के ऊपर यहाँ पर इस समिति को गठित किया जाता है, एल एम सिंघवी समिति। सिफारिश क्या क्या है? सिफारिश है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देना। नोट कीजिए, इस पॉइंट को ठीक से नोट कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात की गई, और इन्हीं की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जो आप 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हो, संविधान संशोधन की बात की गई थी, वो इन्हीं की सिफारिश को माना गया था। इसको नोट कीजिए ठीक से। संवैधानिक जो ढांचा चेंज किया गया पंचायती राज का गठन करने के लिए, वो इसी की सिफारिश था, इस समिति का सिफारिश था। और एक समिति मैंने पहले बताई थी 1977 1978 का, अशोक मेहता समिति, उन्होंने भी संविधान संशोधन की बात किया था। ओके, संवैधानिक अधिकारों की बात किया था। पहला पॉइंट, संवैधानिक अधिकारों की सबसे पहली बात किसने किया? वो है अशोक मेहता समिति। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, संवैधानिक संशोधन को लागू किया गया, और भारत के अंदर के जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें संवैधानिक संशोधन को किस समिति की सिफारिश को लागू किया था? तो वो हो जाएगा यहाँ पर एल एम सिंघवी समिति। यानी इसको तो अप्लाई किया गया यहाँ पर, और जो अशोक मेहता समिति है उनकी सिफारिश को अप्लाई नहीं किया गया था। उन्होंने भी संविधान संशोधन की तो बात किया था, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और इनकी बात को मान लिया गया। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, ऐसी बात इनके द्वारा की गई है। इसने पंचायती राज निकास के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की भी सलाह दी। ओके, गांवों की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इनकी सिफारिश को यहाँ पर माना जाता है। एक बार फिर से बलवंत राय मेहता समिति को उस समय माना गया, और वैसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर संवैधानिक जो संशोधन की बात की जा रही है, संवैधानिक मान्यता की बात की जा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब किसी संविधान की बात की जाती है, जब संवैधानिक मान्यता पंचायती राज संस्था को मिल जाएगी, तो सभी राज्यों को कंपल्सरी हो जाएगा इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या जो नगरीय शासन है, उन सब में इन संस्थाओं को अप्लाई करना जरूरी हो जाएगा, यदि आपने संविधान शब्द काम में ले लिया है। ओके, तो ये हो गया एल एम सिंघवी समिति। इसके बाद में है थुगन समिति है। केवल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये कब बनी थी? 1988 में, और इसके जो पॉइंट्स है वो बाद में बता दूंगा। एक लिस्ट है शुरू के अंतर्गत, उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सी समिति बनी है और उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया था, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये थुगन समिति कब बनी थी? 1988 के अंतर्गत। और अगला समिति है गाडगिल समिति, जो ये भी 1988 में ही बनती है। वी एन गाडगिल की अध्यक्षता में इस समिति को बनाया जाता है। तो ये भी, इसको भी डेट आपको ध्यान में रखना, और ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है इसमें।
उसके बाद में क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार थी और उनके राजीव गांधी सरकार के दौरान ही 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए 1989 के अंदर गए थे। पहला 64 और दूसरा 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राजीव सरकार के द्वारा लाए गए थे। इस प्रकार के विधेयक राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाए गए, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। देख लीजिए, एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी की सरकार जुलाई 1988 में लोकसभा में 64 संविधान विधेयक लाई। 64 और 65 दोनों ही लाया जाता है। एक का संबंध है पंचायती राज से और दूसरा है नगरीय। ओके, दोनों ही यहाँ पर विधेयक लाए जाते हैं। 64 और 65 दोनों आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही 1989 के अंतर्गत लाए जाते हैं। इसका कारण क्या था? पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियों और आधार प्रदान किया जाए और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यही बात एलएम सिंघवी समिति में कही गई और इसी सिफारिश को यहाँ पर मान लिया गया है। यद्यपि लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था, कुछ समय में लोकसभा में इन्होंने पारित कर दिया, किंतु राज्यसभा ने इसे अनुमोदित नहीं किया। ओके, क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि इससे संघीय प्रणाली को केंद्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ऐसे आर्गुमेंट यहाँ पर विपक्ष की तरह दिए जाते थे, लेकिन जो सही नहीं थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो विपक्ष के कारण ये बिल पेश नहीं होता और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये नहीं हो पाता है। तो 64, 65 दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। 1989 में सबसे पहला प्रयास किया गया था संशोधन का और इनको संवैधानिक अधिकारों की बात यहाँ पर की गई थी कि उनको संविधान के अंतर्गत यदि हम शामिल कर लेंगे तो सभी राज्यों को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ओके, लेकिन ये सफल नहीं हुआ राजीव गांधी सरकार के दौरान। उसके बाद में राजीव गांधी की सरकार चली जाती है और फिर सरकारें आती जाती रहती है। कई सारी सरकार उस समय आती है। विश्व प्रताप सिंह सरकार आती है 1989 के अंतर्गत, फिर 90 के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह की सरकार आती है। ओके, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। उसके बाद में 1991 के अंतर्गत नरसिम्हा राव की जब सरकार आती है तो एक बार फिर से ये प्रोसेस फिर से लागू किया जाता है और 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारत के अंतर्गत लाया जाता है। इसको हम बाद में देखते हैं। ओके, इससे पहले कुछ समितियां हैं वो आप नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये सभी जो स्लाइड्स है वो आपको मिल जाएगी और जो ठीक लगे उसको आप नोट कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते रहते हैं, उनको आप नोट कीजिए। पहला है यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति। ये क्यों बनी थी? इसका टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। दूसरा, वीके राव समिति बनी थी 1960 के अंतर्गत पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगतता को जांचने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। तीसरा है यहाँ पर एच.डी. मिश्र अध्ययन दल। इनका भी आपको थोड़ा थोड़ा देखा, आपने एक बार देख लोगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि इस प्रकार की क्वेश्चन आते नहीं, बलवंत राय मेहता समिति जरूर पूछी जाती है। और उसके अलावा जी.आर. राजगोपाल अध्ययन दल, ये भी एक बार पूछा होगा किसी एग्जाम में। तो इसका काम क्या था? न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन करना, ये इसका काम था। इसको आप नोट कर सकते हो। तो ये हो गया दिवाकर समिति है। उसके बाद में के संथानम समिति, इसको तो आप नोट कर लीजिए। 1963 पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा के लिए यहाँ पर के संथानम समिति का गठन किया गया था। अगला है यहाँ पर आर के खन्ना अध्यक्ष दल हो गया, जी रामचंद्रन हो गया, वी रामानाथन अध्ययन हो गया और एक हो गया यहाँ पर एम रामा कृष्ण नैया अध्ययन दल हो गया। इनको आप नोट कर सकते हो, महत्वपूर्ण है वो आप नोट के लिए कर लीजिए। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बलवंत राय मेहता समिति से पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अशोक मेहता समिति से पूछा जाता है। पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व, इसका ये हेडिंग है। तीसरा है दांतेवाला समिति, ये महत्वपूर्ण है, जो बता रहा हूं उनको तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। खंड स्तर पर योजना स्वरूप सभा। ओके, खंड स्तर पर योजना के लिए इस प्रकार का काम, किस प्रकार काम होना चाहिए, तो ये काम था दांतेवाला समिति। तीसरा आगे है यहाँ पर हनुमंत राव समिति 1984, जिला स्तरीय योजना का स्वरूप, ये भी आपको नोट करना है। अगला है जीवी के राव समिति, इसका है ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम।
और एल.एम. सिंघवी आप नोट कर लीजिए और एक कर लीजिए पी.के. थुंगन समिति। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समितियाँ हो गई जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, बार-बार नेट के एग्ज़ाम में तो रिपीट होते हैं और जो अदर एग्ज़ाम है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ओके? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये आपको सबको पता होना चाहिए और ये डेट आपको पता होना चाहिए और ये समितियाँ हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलो 1990 तक की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं अब। वीपी सिंह सरकार, यह भी हमने बात किया। सितंबर 1990 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, किंतु सरकार गिरने के कारण विधेयक भी कहीं का नहीं रहा। ओके, इसको छोड़ दीजिए। आगे है नरसिम्हा राव सरकार, ये आपको ध्यान में रखना है, नरसिम्हा राव सरकार। इस सरकार ने सितंबर 1991 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 1991 और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित हो गया। ओके, ये पारित हो चुका है। 1991 में ये प्रोसेस शुरू हुई और 1992 में ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। लेकिन अब क्या चाहिए हमें? ये बहुत महत्वपूर्ण है, फेडरल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो फेडरल सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी संविधान संशोधन हम करते हैं, तो उसमें राज्यों की सहमति भी आपको चाहिए। तो राज्य की सहमति चाहिए, तो राज्य की सहमति हमें 17 राज्यों की सहमति उस समय चाहिए थी। तो 17 राज्यों की विधानसभा सॉरी चाहिए नहीं थी, 17 की हमें नहीं चाहिए थी, लेकिन 17 राज्यों की विधानसभाओं ने इसको अनुमोदित कर दिया था और उसके बाद में राष्ट्रपति की सहमति मिली 20 अप्रैल 1993 को। राष्ट्रपति महोदय की इसको सहमति मिल जाती है और फिर इस विधेयक ने संविधान की 73 अधिनियम 1992 का रूप ले लिया और ये 24 अप्रैल 1993 से अधिनियमित और प्रभावी हो गया। तो प्रभावी कब हुआ ये? 24 अप्रैल 1993, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये। 24 अप्रैल 1993 का डेट एक और है, केशवानंद भारती केस। ओके, वो भी यही डेट था, वहाँ पर भी 24 अप्रैल और यहाँ पर भी पंचायती राज जो संस्थाएँ हैं, यहाँ पर भी यही डेट है 24 अप्रैल। तो 1993 के अंतर्गत इसको अधिनियमित कर दिया गया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। कब मिलता है? 24 अप्रैल 1993 को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अब मिल गया है। अब सभी राज्यों को इसको लागू करना ही होगा, ये एक कानूनी बाध्यता मिल जाती है। ओके, कानूनी बाध्यता होगी, सभी राज्यों को इसको स्वीकार करना होगा और जल्दी से जल्दी करना होगा। अब इनको 1 साल का टाइम दिया गया। ये टाइम कब है? 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल 1994 तक का 1 साल का टाइम दिया गया इनको और बोला गया कि 1 साल के अंतर्गत आप इस स्ट्रक्चर को, जो अभी हम स्ट्रक्चर बताएँगे 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, इसको आपको अप्लाई करना होगा, हर राज्यों को इसको अप्लाई करना होगा। कंपल्सरी हो गया अब, क्योंकि अब संविधान संशोधन हो चुका है और जब संविधान संशोधन हो जाता है, तो सब कुछ कंपल्सरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, आपको करना ही होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है वही हम बताएँगे और एग्ज़ाम में वही आएँगे, इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो बताया जा रहा है वो काफ़ी है पंचायती राज के लिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ओके? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73 संशोधन अधिनियम की हम बात करें 1992, 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ओके? इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। नोट कर लीजिए इसको, भाग 9 को। ये तो एक प्राइमरी का क्वेश्चन हो गया आजकल, ओके? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, भाग 9 को इसमें जोड़ा गया और शीर्षक क्या दिया गया? पंचायत। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका शीर्षक क्या है? पंचायत है और भाग 9 को यहाँ पर जोड़ा गया। अनुच्छेद जोड़ी गई, कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए, 243 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक यहाँ पर पंचायती राज से जुड़े हुए प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें 29 विषय भी इसमें जोड़े गए। 29 विषय यहाँ पर अब जोड़ दिए गए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद
40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। पहले ये कहाँ था, नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल नंबर 14। ओके, अब इसको क्या किया, एकदम प्रैक्टिकल कर दिया। अब इसको व्यवहारिक पे ला दिया गया, इसको ग्राउंड लेवल पर अब यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया कि ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ऐसा लिखा गया है, उठाएगा, कंपल्सरी नहीं था। उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो जाएगा। ये सब बातें आर्टिकल नंबर 14 में लिखी गई है कि राज्य के पास में जब भी रिसोर्सेज आएंगे तो राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा, इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा जिससे गांव का विकास हो सके। ओके, तो ये है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कुछ बातें और ये व्यवहारिक बातें। आगे हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, अगला क्लास में हम देखेंगे। ओके, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अभी काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना बाकी है, तो अगला वीडियो भी आप देखिए और जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे। अभी तो एक ही क्वेश्चन हमारा बना है, जो आगे क्वेश्चन बनेंगे 1 से 2 क्वेश्चन और इस यहाँ पर बनेंगे, उनको भी हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, हर एग्जाम लगभग एक क्वेश्चन इन समितियों से पूछा जाता है और एक जो क्वेश्चन आता है वो आगे वाले भाग से आते हैं, कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन से कंपल्सरी है, कौन से ऑप्शनल है, ऐसे कुछ प्रावधान है, उनको हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।